Previous class we have seen the new definition for electric field intensity. It was the flux passing per unit normal area. Magnitude of electric field intensity was the amount of flux passing per unit normal area, and direction was tangent to the electric field. Okay, बस उतना ही था. फिर हम लोग वहाँ से कोशिश किए निकालने के लिए कि how we find out the direction of the amount of flux passing through an area. It is of course electric field multiplied to the normal area, which is ultimately understood as E dot ds, where ds is a vector. फिर हम लोग देखे कि जो हमारा फ्लक्स है, किसी एक चार्ज से जो फ्लक्स निकल रहा है, कितना निकल रहा है मालूम नहीं, जो भी फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स तो निकल ही रहा है. अगर उसके चारों तरफ हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं तो फ्लक्स उस सरफेस से बाहर आ रहा है. डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स अंदर जा रहा है. वी हैव अंडरस्टूड ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज सरफेस. Flux associated with a closed surface is net flux coming out. Net flux coming out मतलब कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है माइनस कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है ना. It is phi out minus phi in. अगर phi out ज्यादा हो गया तो flux associated will be positive. Phi in ज्यादा हो गया तो flux associated will be negative. That also we have seen. फिर हम देखें कि क्योंकि फ्लक्स इज गिवन बाय E डॉट A, A is the area, so flux is a scalar quantity because it is the dot product. हम देखें कि किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलता हुआ फ्लक्स उसके अंदर होता हुआ चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिव है तो कुछ अंदर जा रहे हैं. Accordingly, for positive charge inside, the flux associated is positive. For negative charge inside, the flux associated is negative. And if the total charge inside a closed surface, यही है वो closed surface जिसके अंदर ये दो चार्ज है Q and minus Q, तो यहाँ से निकला फ्लक्स यहाँ पे खत्म हो गया. ना कोई फ्लक्स बाहर आ रहा है ना कोई फ्लक्स अंदर जा रहा है. तो what is the flux associated? You say it is zero. समझ में आया? और अगर वो क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर है, तो उस चार्ज के चलते जो फ्लक्स निकलेगा वो तो ढूंढते हुए जाएगा. अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, जहां मिलेगा नेगेटिव चार्ज उधर जाएगा. और देखोगे कि आप जितना ठो लाइन ऑफ फ्लक्स यहाँ पर घुस रहे हैं उतने ठो बाहर निकल रहे हैं. सो इन दिस केस फाई आउट इज इक्वल टू फाई इन, सो फ्लक्स एसोसिएटेड इज जीरो. ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं. इसकी बलबुत्ते पर आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ. और हमें ये समझ में आ गया द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज सरफेस of course depends upon the amount of charge inside, but it is independent of shape and size of the closed surface and independent of position of the charge inside. चार्ज कहाँ पे रखा है, साइड पे रखा है, बीच में रखा है, किनारे पे रखा है, अंदर है ना, वो काफी. तो कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कहाँ पे रखा है अंदर, और ये जो सरफेस है उसका शेप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. समझ में आया? ठीक है. तो जितना हमें जानकारी मिला उसके हिसाब से थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए हम कह सकते हैं कि सपोज यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज है, और आप जानते हो कि लाइंस ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे जाते हैं. ऐसा करके जा रहा है लाइंस ऑफ फ्लक्स. आपको ये जानकारी पहले से है. दिस लाइंस ऑफ फ्लक्स आर ऑल गोइंग लाइक दिस. इधर से गया, इधर से ऐसे करके लाइंस ऑफ फ्लक्स जा रहे हैं. आई कैन ड्रॉ सेवरल लाइंस ऑफ फ्लक्स. बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि सपोज मैं यहाँ पे कुछ क्लोज सरफेस इमेजिन करता हूँ. ये कोई एक क्लोज सरफेस है, नाम दिया S1. ये कोई एक दूसरा क्लोज सरफेस है, नाम दिया S2. और यहाँ पे मैं कोई एक तीसरा क्लोज सरफेस ले लिया, नाम दिया S3. The term flux associated with a closed surface depends only on or applicable only for closed surfaces. कोई सरफेस अगर ओपन है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो हम देख चुके हैं. अब इतनी सारी जानकारी के बाद बताओ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. हम देख रहे हैं कि फ्लक्स सिर्फ निकल रहा है, कोई फ्लक्स अंदर नहीं जा रहा है. फाई आउट इज देयर बट फाई इन इज जीरो. तो आप क्या कहोगे? इट इज पॉजिटिव. सिमिलरली
फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द क्लोज सरफेस H2, क्या कहोगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर तो फ्लक्स जा रहा है, बाहर तो कुछ निकल नहीं रहा है। एंड व्हाट अबाउट द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज सरफेस H3? H3 के साथ क्या फ्लक्स है? आप कहोगे जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं, कोई चार्ज नहीं है। क्या बात समझ में आया? H3 के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो है, क्यों? क्योंकि कोई चार्ज नहीं। इसमें से ये कंक्लूजन आया कि इन चार्ज फ्री रीजन, एक रीजन है जहां पर कोई चार्ज नहीं है, इन चार्ज फ्री रीजन नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। क्यों बताया? क्योंकि ऐसे घुमा फिरा के वो लोग वही चीज को पूछते रहते हैं और बच्चे परेशान होते रहते हैं। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा यहाँ पर? फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस इन ए चार्ज फ्री रीजन, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस with any closed surface in a charge free region is zero। कोई भी क्लोज सरफेस में, क्लोज सरफेस अगर हम इमेजिन करेंगे जो कि कोई एक चार्ज फ्री रीजन में, उसके साथ फ्लक्स एसोसिएटेड होता है जीरो। चलिए, ये सारी बात हमें समझ में आया। अब गॉस जी महाराज क्या बोलते हैं? हम ये गॉस जो बोलने वाले थे हम सारे समझ चुके हैं, बस एक चीज हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा जो गॉस बताएंगे कि ठीक है पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स निकलता है, कितना फ्लक्स निकलता है? ठीक है, लेट अस टेक इट, विल से इट इज नाउ गॉस लॉ। गॉस वाज ए वेरी popular physicist of his time and is a great mathematician। और बाई चांस इंजीनियरिंग पढ़ोगे, गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, ऐसे करके बहुत सारे थ्योरम है जिसमें गॉस जी का काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन है वेक्टर कैलकुलस में। वेक्टर कैलकुलस मतलब आप वेक्टर सेपरेटली पढ़ते हो, कैलकुलस सेपरेटली पढ़ते हो, हाउ टू इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट ए वेक्टर क्वांटिटी दैट टू इन 3 डायमेंशन। ठीक है, उसमें आपका काम आएगा गॉस जी महाराज का। क्या कहता है? द नेट फ्लक्स associated with any closed surface is given by 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed within the closed surface। देखो भाई, टीचर सेम है, क्लासरूम सेम है ना? टीचर सेम है, क्लासरूम सेम है। वहां पर बैठे बैठे आप जहां पर बैठे हो, वहां पर बैठे बैठे 4 बच्चों को ये बार नीट में मेडिकल मिल गया, दैट टू विथ वेरी गुड मार्क्स। वहां पर बैठे बैठे काफी लोग घर लौट गए। तो मैं तो हाथ खड़ा कर देता हूं, इट इज योर वैल्यू सिस्टम। पढ़ाई को आप कितना वैल्यू दे रहे हो? ठीक है, आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10-11 स्टूडेंट्स 4 को मेडिकल मिल जाना, वो भी अच्छी मार्क में, ये तो बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज है। सो यू कैलकुलेट द परसेंटेज। अगर आप कहेंगे हम थोड़ा बेशर्मी के साथ, तो कहेंगे कि 50% पास रिजल्ट हो गया, है ना? तो चॉइस आपका है, आप पढ़ाई को कितना वैल्यू देते हो। और जो वैल्यू देने वाली चीज होता है ना, वो कॉस्ट से काफी अलग है। यू नो, कॉस्ट एंड वैल्यू आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कॉस्ट ऑफ ए बोतल ऑफ वाटर मे बी 20 रुपीज, बट इट्स वैल्यू फॉर ए पर्सन हु इज इन डेजर्ट इज लाइक एनीथिंग। वो अपना तो हीरो का हार निकाल के दे देगा बोतल पानी पाने के लिए, क्योंकि जान जा रहा है। सो इफ यू आर डेस्परेट फॉर योर गोल, your classes will be highly valuable. If you are not desperate, you will just see, oh, this much fees per class का इतना, एक क्लास नहीं सुने तो इतना नुकसान हुआ। You calculate in terms of cost. So जो जितना वैल्यू देता है वो उतना डेस्परेटली तैयारी करता है, उसका रिजल्ट उतना अच्छा होता है।
जो चीजें किसी को इम्पॉसिबल लगता है बाकी लोग उसको पॉसिबल करके प्रूव करके निकल जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दो, क्लास में टाइम पे आया करो। मैं भी कभी कभी बाई चांस में लेट हो जाता हूँ, बट आई फील गिल्टी फॉर दैट। यू शुड ऑल्सो। The net flux associated with any closed surface is given by 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed within the closed surface। यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, ये आपका एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। ये जो 1 by epsilon 0 है ना, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। इसका वैल्यू होना चाहिए 1 by epsilon, लेकिन क्या करें, एनसीईआरटी में भी लिखता है, बोर्ड में वही लिखोगे तो मार्क मिलता है, तो मैं 1 by epsilon 0 लिखता हूँ। बाद में जब आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे देखोगे ये 1 by epsilon 0 नहीं है, ये 1 by epsilon है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जो कूलम्बिक फोर्स निकाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन एयर, एयर में हो रहा है, तो इसलिए 1 by epsilon 0। अगर किसी चार्ज को हम तेल में डुबो के रखेंगे, कितना फ्लक्स निकलेगा? नॉट 1 by epsilon 0, इट इज 1 by epsilon टाइम्स, फिर एप्सिलॉन इज epsilon 0 इंटू epsilon r। बात समझ में आया? लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ता है, तो एनसीईआरटी जैसे बोल रहे हैं हम भी ऐसे बोल रहे हैं। बाद में मेरे को कभी ब्लेम मत कर देना कि सर 1 by epsilon 0 बोले थे। अच्छा, the net flux associated with any closed surface is given by 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed within the surface। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q और ये कोई एक क्लोज सरफेस है, चाहे कैसा शेप का हो, हमें कोई मतलब नहीं है, यहां से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, what flux will come out of this, that is the total flux coming out of this is Q by epsilon 0। phi flux coming out of the surface कितना है, अंदर क्या चार्ज है, Q है। और चलो, और टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, अंदर वाले चार्ज को हम Q1 कह देते हैं और बाहर भी एक चार्ज रख देते हैं Q2, कोई तकलीफ नहीं। अब ये Q1 के चलते और Q2 के चलते इसके साथ फ्लक्स लिंक करेंगे, लेकिन जो फ्लक्स बाहर आएगा वो सिर्फ Q1 के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बाहर वाले के लिए जितना फ्लक्स घुसेगा वही निकल जाएगा। ये है गॉस लॉ, जिसमें हम समझ चुके हैं कि the amount of flux associated is independent of shape and size of the closed surface, or the amount of flux coming out is independent of the position of the charge inside, and it is the total charge inside। ध्यान रहे, I have written here total charge enclosed। total charge enclosed मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा सरफेस लेता हूँ, मान लो कि यहाँ पर कोई एक Q1 चार्ज है, थोड़ा मदद करना मेरा, ये आपका सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, ये कोई एक दूसरा Q2 चार्ज है। क्या आप बता सकते हो कि अगर ये सरफेस को मैं S1 कहता हूँ, ये सरफेस को मैं S2 कहता हूँ, एज पर गॉस लॉ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 क्या हो जाएगा? द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ S1 कितना है? अंदर जो चार्ज है Q1 by epsilon 0। क्लियर? अगर मैं पूछूं फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S2 कितना हो गया? Q1 plus Q2। यस, S2 के अंदर क्या चार्ज है? Q1 एंड Q2 दोनों है, तो हम कहेंगे इट इज Q1 plus Q2 by epsilon 0। अगर ये माइनस Q2 होता तो माइनस Q2 लिखते। बात समझ में आया? ये है गॉस लॉ। ओह, ये कौन भूल गया भैया? ओके, तो गॉस लॉ से जो चीजें हमें समझ में आया वो तो है, हम लोग लिस्ट आउट कर लेंगे, लेकिन गॉस जी बोल दिए कि Q चार्ज से Q by epsilon 0 फ्लक्स निकलता है और हम मान लेंगे, ऐसा तो हम है नहीं, हम तो साइंस युग के लोग हैं, किसी के बात पे हमको भरोसा नहीं, हमको तो प्रूफ चाहिए। प्रूफ भी कैसे करें? लॉ है तो ठीक है, वेरीफाई करते हैं, जिस लॉ पे हमको भरोसा है उसी लॉ की बेसिस पे वेरीफाई कर लेते हैं। हमें कूलम्ब्स लॉ आता है, एक्सपेरिमेंटली वी हैव सीन that the force between two charges is k q1 q2 by r square, k is 1 by 4 pi epsilon 0। तो ये क्वेश्चन CHES वालों का आता है, CBSE वालों का आया नहीं, आ सकता है, जबकि CBSE टेस्ट पेपर वगैरह में मिलता है। क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई गॉस लॉ
वेरीफाई गॉस लॉ with help of Coulomb's law. तो गॉस लॉ जो चीज बोल रहा है, कुलम्स लॉ अगर वही चीज बोलेगा कि हाँ लॉ वेरीफाइड हो गया। चलिए देखते हैं, सपोज यहां पर कोई एक क्यू कुलम चार्ज है। लेट मी कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस अराउंड दिस। मैं एक स्फेरिकल सरफेस लेता हूं जो कि रेडियस r का है। आई इमेजिन ए स्फेरिकल सरफेस। सर वाई स्फेरिकल? मेरी मर्जी, मैं ले लिया स्फेरिकल सरफेस। क्यों ले रहा हूं मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। मैं एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन कर रहा हूं तो जिसका रेडियस r है। यहां से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो ऐसे निकल रहा होगा, चारों तरफ निकल रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा। अगर मैं स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करता हूं और चार्ज को स्फीयर की सेंटर में रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है क्यू कूलम चार्ज से निकलते हुए सारे फ्लक्स रेडियली दूर जाते हैं, तो पता चला कि दे आर नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू सरफेस होने से मुझे एक चीज की फायदा है, क्या? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। कैसे? फ्लक्स कमिंग और फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। सारा का सारा फ्लक्स इस एरिया से नॉर्मल होके जा रहा है। कितना फ्लक्स? गॉस लॉ कहता है कि Q बाई एप्सिलॉन 0 निकल रहा है। हाँ ठीक है, गॉस लॉ को मान लेते फिलहाल। और जो एरिया जिसको ये नॉर्मल है, ये पूरा स्फीयर का एरिया है। कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑन द सरफेस? फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया 4 पाई r स्क्वायर एरिया में से Q बाई एप्सिलॉन 0 फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? फ्लक्स बाई एरिया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो पता चल गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर अगर मैं Q चार्ज रखूंगा तो उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा? इट विल बी E इंटू Q। E का वैल्यू अभी भी देखे कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर था और Q मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज द फोर्स ऑन Q। अब कूलम्स लॉ भी तो वही कह रहा है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। अच्छा, तो गॉस जी महाराज घुमा फिरा के वही चीज को बोल रहे हैं जो कूलम जी महाराज बोल रहे थे। अब इस चीज को लिखना होता है क्योंकि 3 मार्क या 4 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लेट्स कंसीडर ए spherical surface of radius r with point charge of q coulomb at center। By Gauss law, फ्लक्स कमिंग आउट, कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है? फ्लक्स कमिंग आउट इज Q बाई एप्सिलॉन 0। फ्लक्स कमिंग आउट इज Q बाई एप्सिलॉन 0। एरिया नॉर्मल टू फ्लक्स, तो ये पूरा का पूरा स्फीयर का एरिया नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स रेडियली निकल रहा है और चार्ज सेंटर में रखा है। बढ़िया, कितना हो गया? स्फीयर का एरिया सबको मालूम है, 4 पाई r स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस E is equal to E is field intensity at surface। हाँ, ये तो होता है फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। फ्लक्स तो गॉस लॉ से पता चला Q बाई एप्सिलॉन 0। सही है कि गलत है मालूम नहीं, वेरीफाई करना है। अगर ये कूलम्स लॉ के साथ मर्ज कर जाएगा तो हम कहेंगे सही है। और एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर, इट इज कमिंग आउट टू बी Q बाई
4 pi epsilon naught r square. If we keep a charge q on surface, then force on q is equal to E into Q. जबकि Q अभी हम निकाल चुके हैं, E का वैल्यू क्या था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इंटू Q, which is true by Coulomb's law. Coulomb's law से बात सही है, अगर Q और Q के बीच में डिस्टेंस R है तो ये फोर्स तो ही होता है। तो मतलब गॉस जो बोल रहे हैं ऐसे हवा में कुछ नहीं बोल रहे, इतने बड़े फिजिसिस्ट है भाई। ये हमारे नाकामी है कि हम समझ नहीं पा रहे थे, डाउट कर लिए, चलो कान पकड़ते हैं और मान लेते हैं कि जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. बढ़िया। तो गॉस लॉ से हमें जो जो चीजें समझ में आया, चलो उसको लिस्ट आउट करते हैं, दे आर वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिवील्ड फ्रॉम गॉस लॉ। ये अभी हम जो लिखने जा रहे हैं ये हमें क्वेश्चन से सॉल्व करने में मदद करेंगे। पहला हुआ फ्लक्स एसोसिएटेड, मतलब फाई आउट माइनस फाई इन इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0। क्यू आउटसाइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तय हो गया। दूसरा, फ्लक्स generated by a q coulomb in air। गलतियों को एडजस्ट करने के लिए मैं इन एयर लिख रहा हूं, जबकि बुक में ऐसे नहीं लिखता है। इन एयर फ्लक्स जनरेटेड लिख देता है खाली। इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि पॉइंट चार्ज से फ्लक्स निकलता है, पॉजिटिव है तो फ्लक्स दूर जाता है, नेगेटिव है तो फ्लक्स पास आता है, लेकिन कितना, हाउ मच, कितना फ्लक्स निकल रहा है। अभी तक जितने हम गॉस लॉ को समझे, क्या उसकी बलबूते पर बता सकते हो क्यू कूलम चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है? सोचो, ये क्यू कूलम का चार्ज है, ये क्यू कूलम का चार्ज है भैया, यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना निकल रहा है? गॉस लॉ तो बताया नहीं, लेकिन गॉस लॉ ने बताया कि अगर इसके चारों तरफ आप एक क्लोज सरफेस लोगे, वो सरफेस से फ्लक्स निकलेगा क्यू बाय एप्सिलॉन। अरे भाई, यहां से जो निकलेगा वही तो बाहर निकलेगा, है कि नहीं? तो ये सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वही तो यहां से निकल रहा है। मतलब हर क्यू कूलम चार्ज से कितना फ्लक्स निकल के आता है? क्यू बाय एप्सिलॉन 0। ये याद रखना, the amount of flux coming out of a q coulomb charge in air is equal to q by epsilon 0। q coulomb charge से ये फ्लक्स निकलता है। क्लियर? ठीक है, और क्या समझ में आता है? और समझ में ये आता है कि हम जानते हैं कि लाइंस ऑफ फ्लक्स किसी कंडक्टर के अंदर घुस नहीं सकते, वो सरफेस पे जाके खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं भैया? इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। और जब कोई लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे आया तो आप जानते हो टेंजेंट टू दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो यहाँ का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था उल्टा खींच लिया, पॉजिटिव चार्ज को ढकेल दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जैसे नेगेटिव चार्ज मिला, फ्लक्स यहाँ पे खत्म, फ्लक्स खत्म, फ्लक्स खत्म, फिर पॉजिटिव चार्ज से निकल के इधर गया, है कि नहीं? इसका मतलब जब भी किसी एक कंडक्टर को, किसी मेटालिक बॉडी को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसमें चार्जेस इंड्यूस होते हैं, हम पढ़ चुके हैं।
टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0। जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स कहीं पहुंचेगा तो चार्ज तो इंड्यूस करेगा, लेकिन कितना चार्ज इंड्यूस करेगा? इफ हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज रीचिंग ए मेटल सरफेस, हाउ मच चार्ज विल बी इंड्यूस्ड? लेट अस सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मेटल सरफेस है और ये मेटल बॉडी से कुछ फ्लक्स आ रहा है। मान लो कि इधर से कुछ फ्लक्स आ रहा है, हो सकता है कि इधर कोई चार्ज रखा गया था, इसके फ्लक्स इधर जा रहे थे, इधर भी जा रहे थे, इधर भी, कुछ इधर भी जा रहे थे। सो यू फाइंड सम ऑफ द फ्लक्स आर रीचिंग दिस एंड नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ मच विल बी द चार्ज इंड्यूस्ड। और आपको ये मालूम है कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो नेगेटिव चार्ज को इधर को खींच के लाए। हमें पता ये करना है कि अगर यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स पहुंच रहे हैं तो हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा। लेट मी इमेजिन ए इमेजिनरी सरफेस लाइक दिस। अब इस सरफेस में क्या चार्ज रखा है भैया? माइनस क्यू चार्ज रखा है। और व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड? आप कहोगे फ्लक्स अंदर जा रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा है। कितना फ्लक्स जा रहा है? सपोज हम कहेंगे कि हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज गोइंग इन। हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स घुसेगा तो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड? माइनस फाइव। एंड व्हाट इज दैट माइनस फाइव? बाय गॉस लॉ इट इज चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन। यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ? हम तो बोल दिए नेगेटिव। मान लो आपको भी मालूम नहीं है तो आप कहोगे हाँ ठीक है, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ उसको हम कहते हैं क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ। क्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसा केस में हम देखें कि व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड, समझ लो फिर लिखेंगे फ्लक्स एसोसिएटेड इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0। क्या फ्लक्स एसोसिएटेड है? फ्लक्स गोइंग आउट। ये जो क्लोज सरफेस है इसमें से कोई फ्लक्स बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि इधर से तो निकल नहीं रहा है ना, मेटल के अंदर कोई फ्लक्स होता ही नहीं है, खाली घुस रहा है यहाँ पे। फ्लक्स एसोसिएटेड क्या हुआ ना? इट इज इक्वल टू -5। व्हाई -5? क्योंकि फाइव इन इज 5, फाइव आउट इज 0। फाइव आउट -5 इन इज इक्वल टू फ्लक्स एसोसिएटेड जो हो गया -5। दैट इज इक्वल टू ये जो क्लोज सरफेस के अंदर क्या चार्ज है? क्यू बाय एप्सिलॉन 0। इसका मतलब क्यू का वैल्यू क्या निकल के आया? -5 एप्सिलॉन 0। So if high amount of flux reaches a surface of a conductor, the amount of charge induced on that surface is -5 एप्सिलॉन 0। क्या बात समझ में आया? ये जो चीजें समझ में आया ये हमें असर्शन रीजनिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, इफ हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स reaches the surface of a conductor, then the charge induced on that surface, charge induced on that surface is given by Q is equal to -5 एप्सिलॉन 0। बड़ी काम की स्टेटमेंट है भैया, थोड़ा देख लेना, ठीक है। आपको बेहतर समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर रखा गया है। ये एक हॉलो स्फीयर है जो कि सेमी सर्कुलर है, और उसे ये सेमी सर्कुलर क्यों बोले? हेमिस्फेरिकल, हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉडी मेटल is kept here and here is a charge Q. A hollow hemispherical metal is there and a charge Q. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो क्वेश्चन को समझते हैं। Here charge Q
is covered by a hollow hemispherical metal. Find charge induced on inner surface on outer surface. ये चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसमें सब चार्ज अपीयर करेंगे। आप जानते हो इसके अंदर वाले फ्री इलेक्ट्रॉन उनको खींच लेगा, खींच के क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आने लगेंगे। और आप जानते हो कि जैसे नेगेटिव चार्ज को खींच के अंदर लाएगा, पॉजिटिव चार्ज को ढकेल के बाहर ले लेगा। क्या आप बता सकते हो विथ योर प्रीवियस नॉलेज, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कि ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा? सेम होगा। टोटल चार्ज इंड्यूस्ड 0 कितना होगा? चलिए समझते हैं। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही जरूरत की क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा बुक में, बहुत सारे वेराइटी में। कंसेप्ट तो यही है। क्या है कंसेप्ट? देखो भाई, ये क्यू कूलम चार्ज से फ्लक्स बन रहा है। जो फ्लक्स बन रहा है वो तो चारों तरफ जा रहा है कि नहीं? चारों तरफ जा रहा है। ये जो फ्लक्स बना वो चारों तरफ जा रहा है। ठीक है, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया। पहले हम देखेंगे फ्लक्स जेनरेटेड, फ्लक्स जेनरेटेड बाय क्यू। क्यू कूलम चार्ज से क्या फ्लक्स निकलता है? क्यू बाय एप्सिलॉन 0। अच्छा, ये हो गया फाई हो गया फ्लक्स जेनरेटेड। क्या आप बता सकते हो कि जो फ्लक्स बन रहा है उसका आधा तो नीचे निकल जाएगा, बाकी आधा ऊपर जाएगा। अगर मैं कहूंगा फाई डैश फ्लक्स रीचिंग मेटल, क्या होगा? आधा नीचे गया, आधा ऊपर गया। ऑब्वियसली इट इज 5/2 एंड दैट इज q by 2 एप्सिलॉन 0। क्या बात समझ में आ रहा है? यहां जो फ्लक्स निकलेगा आधे ऊपर, चारों तरफ जा रहा है ना, तो नीचे की तरफ आधा, ऊपर की तरफ आधा। हाफ विल गो अप, हाफ विल कम डाउन। क्लियर? अब इसका मतलब मेटल सरफेस में क्या चार्ज पहुंचा? फाई डैश q चार्ज इंड्यूस्ड on inner surface, on inner surface कितना हो जाएगा? It is minus of phi dash into epsilon 0। तो जितना फ्लक्स पहुंचेगा माइनस ऑफ दैट फ्लक्स मल्टीप्लाई टू एप्सिलॉन 0, ये तो चार्ज इंड्यूस्ड। कितना हुआ? फाई डैश का वैल्यू अगर है q by 2 एप्सिलॉन 0, माइनस ऑफ फाई डैश हो गया माइनस q by 2 एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 हो गया माइनस q by 2। क्या चीजें समझ में आ रहा है? तो अंदर वाले सरफेस में क्या चार्ज मिलेगा? माइनस q by 2। बाहर वाले सरफेस में चार्ज ऑन आउटर सरफेस, ऑन आउटर सरफेस कितना हो जाएगा? इट विल बी अगेन प्लस q by 2। अंदर सॉरी ये माइनस 5 एप्सिलॉन 0 था तो मैं माइनस साइन को भूल गया, यहाँ लिखना चाहिए था। ये हो गया माइनस 5 एप्सिलॉन 0, फाई का माइनस फाई डैश एप्सिलॉन 0 और फाई डैश का वैल्यू q by 2 एप्सिलॉन 0, फाई डैश का वैल्यू लिखे हैं हम लोग। तो ये माइनस फाई डैश एप्सिलॉन 0 हो गया माइनस q by 2। ये अगर माइनस q by 2 हो गया अंदर वाले सरफेस में, बाहर वाले सरफेस में क्या होगा? प्लस q by 2। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस। तो अगर बेसिक्स आपको समझ में आ गया, चलिए कुछ क्वेश्चन इस बेसिक के ऊपर कर लेते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे। अभी भी हम गॉस लॉ पूरा नहीं किए हैं। एग्जाम में अगर आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ तो उतना लिखें, उतना काफी नहीं है, इंटीग्रल फॉर्म लिखना है उसको। ठीक है, जैसे कूलम्ब लॉ पढ़ने के बाद हम वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, इसमें भी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है जिसको हमें पढ़ना है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, a charge
Q is kept at center of an imaginary cube. Find flux coming out of each surface. बताना है हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है। कोई एक इमेजिनरी क्यूब है, मतलब सचमुच नहीं है, मेटल नहीं है, शटल कुछ नहीं है, इमेजिन करो कि क्यूब है, उसका सेंटर में एक चार्ज है, तो क्यूब का हर एक सरफेस से फ्लक्स निकल के आएगा। हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा, पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ईच सरफेस। Q by 6 टाइम एप्सिलॉन। यस, देखो क्यूब का कितना सरफेस है, 6 सरफेस है, और अगर ये चार्ज सेंटर में है तो भैया ये चार्ज तो सारे सरफेस से बराबर निकलेगा। अगर बराबर निकलेगा तो कितना फ्लक्स बनेगा यहाँ से, अगर क्यू चार्ज है तो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ये फ्लक्स बन रहा है, और वो फ्लक्स 6 सरफेस से होते हुए 6 फेस से होते हुए बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो आप कहोगे आंसर हो गया Q बाई एप्सिलॉन 0 हो गया फ्लक्स जनरेटेड, फ्लक्स जनरेटेड। So flux coming out of each surface is equal to Q by 6 epsilon 0, Q by 6 epsilon 0। चलिए आपने बढ़िया बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a cubical metal box has one face open. Find charge appearing on its outer surface. Charge appearing on its outer surface if a q coulomb charge is brought with number 1 to center of box, to center of open face। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या बात समझ में आया क्वेश्चन? कोई क्यूबिकल बॉक्स है, उसका एक तरफ का ढक्कन खुला हुआ है, वन फेस इज ओपन, नीचे वाला फेस खुला है, क्यूबिकल बॉक्स है ऐसा। दिस इज व्हाट इज ए क्यूबिकल बॉक्स, वन साइड इज ओपन, ठीक है ना। अब हुआ यूं है कि इस क्यूबिकल बॉक्स की सेंटर पे हमने क्यू कूलम चार्ज रख दिया। पूछा है बताओ उसकी आउटर सरफेस में कितना चार्ज इंड्यूस होगा। व्हाट चार्ज विल बी इंड्यूस्ड इन द आउटर सरफेस। थोड़ा सा सर क्यू बाय 6 माइनस क्यू होगा, पहले बताओ माइनस क्यू होगा। आउटर सरफेस में पूछा ना बेटा, आउटर सरफेस में कितना चार्ज, क्यू बाय 2। यस, यू आर सो इंटेलिजेंट, वेरी नाइस। तो देखो जो सोच रहा है कि आप लोग भी वही बोल रहे हो, क्या सोचे। वो ज्यादा फैला के आंसर नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे।
बिट नंबर 1 में वो सेंटर में था, तो जो फ्लक्स निकल रहा था वो तो चार्ज से रेडियली बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा? Q/6 एप्सिलॉन, सॉरी Q/ε0 इज द फ्लक्स जनरेटेड। हम नहीं बोले, गॉस जी महाराज बोले हैं। Q/ε0 फ्लक्स निकला, वो चारों तरफ जाएगा। 5 सरफेस से फ्लक्स निकलेगा और एक खुला सरफेस है उधर से भी निकल जाएगा बाहर। जो बाहर निकल जाएगा वो तो बॉक्स को टच नहीं किया ना, वो चार्ज इंड्यूस नहीं करेगा। जो ब्लॉक्स के पास पहुंचा वही चार्ज इंड्यूस करवाएगा। तो आप क्या कहोगे? फाइडेस फ्लक्स रीचिंग दी मेटल बॉक्स कितना आ जाए? जो फ्लक्स बन रहा है उसका 5/6 पार्ट, क्योंकि 1/6 तो इधर से निकल गया। कितना फ्लक्स बन रहा था? Q/ε0। सो चार्ज इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन आउटर सरफेस क्या हो जाएगा? इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन इनर सरफेस will be minus 5/ε0, that is minus 5Q/6। तो हम कहेंगे चार्ज ऑन इनर सरफेस, पूछा नहीं है लेकिन लिख देते तो लोगों को सरफेस में आएगा, समझ में आएगा। चार्ज ऑन इनर सरफेस क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कहता है कि चार्ज appearing on the inner surface is nothing but equal to minus 5/ε0 minus 5Q/6। तो फिर चार्ज ऑन आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस कितना हो जाएगा? जितना अंदर होगा उतना ही बाहर होगा। इक्वल अपोजिट चार्ज होंगे, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0, इट विल बी 5Q/6। क्या ये बात सबको समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन तो आप पक्का बता सकते हो, कहां रखा गया है? एट द सेंटर ऑफ द ओपन फेस। जो फेस खुला है उसकी सेंटर में रखेंगे, जो फेस खुला है उसकी सेंटर में रखेंगे तो आधा फ्लक्स अंदर जाएगा, आधा बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं? तो आप कहोगे बिट नंबर 2 के लिए, बिट नंबर 2 के लिए आप कहोगे कि नाउ इन दिस केस 5' फ्लक्स रीचिंग द मेटल। कौन सा केस में? व्हेन इट इज एट द सेंटर ऑफ द ओपन फेस, फ्लक्स रीचिंग मेटल कितना है? आधा है भैया, Q/2/ε0। दिस इज द फ्लक्स रीचिंग। सो चार्ज, अब सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग, स्मार्ट है। चार्ज ऑन आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज इक्वल टू प्लस Q/2। इनर सरफेस में माइनस Q/2, आउटर सरफेस में प्लस Q/2। क्या बात समझ में आया? यस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देता हूं। A charge Q was kept at one corner. A charge Q was kept at one corner of an imaginary cube. Find flux coming out of each of that surface, each of that surface which is not in contact with charge. थोड़ा इमेजिन करो, यहाँ पर थोड़ा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगा। किसी क्यूब की किसी कॉर्नर में, एक कॉर्नर में एक चार्ज रखा गया। ये समझने वाली बात है। अगर यहाँ पर कोई एक क्यूब है, ऐसा है, और इसके यहाँ पे एक चार्ज रखा गया Q/18।
नो 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 नो, पहले आपको सोचना है कि कितना, हाउ मेनी सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद द चार्ज। 6 सरफेस है, 6 में से कितना सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में है? 3 जी। 3 सरफेस कांटेक्ट में नहीं। बोला जो सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, हर एक उस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है। ये सारे बहुत ही चालू टाइप के रेगुलर क्वेश्चन से सारे एंट्रेंसेस में आ चुके हैं, आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएगा। अभी तक मैं कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं करवाया, सारा जो करवाया वो चालू टाइप के रेगुलर क्वेश्चन से, मतलब इंपॉर्टेंट है। बोला कि ये क्यू कूलम चार्ज यहाँ पे रखा गया है, बताओ व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ईच ऑफ दोज सरफेस व्हिच इज नॉट इन कांटेक्ट विद दैट कॉर्नर। पहले हम सोचेंगे कि अगर मैं कोई क्यू कूलम चार्ज को यहाँ पे रखता हूं तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा, चलो मानते हैं कि थोड़ा फ्लक्स को दमदार कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा बढ़िया से। कुछ फ्लक्स ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे 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 ऐसे। तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द फ्लक्स जनरेटेड? हाँ सर, तो हर कोई बता सकता है, Q by epsilon 0। अच्छा ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स एंटरिंग द क्यूब? क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स जा रहा है? हाँ बोलो। Q by 6 epsilon। नो 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 नो, व्हाट इज द फ्लक्स एंटरिंग द क्यूब? क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स जा रहा है? सोचो, थोड़ा मैं आपको सोचने में मदद करता हूं। Q by 4। नो 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 नो, चलो सोचते हैं। देखो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस, ठीक है। जैसे आपको जब xy प्लेन होता है उसमें आप क्वाड्रेंट कहते हो, तो xy z एक्सिस जब रहता है, जो डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, ऐसे करके अगर निकालेंगे तो यू विल गेट 8 सेक्शंस और उनको कहते हैं ऑक्टेंट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इस कॉर्नर को किसी बड़े वाले क्यूब की सेंटर में लाना चाहेंगे तो, ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम इज कवर्ड? मान लो इसके चारों तरफ का पूरा वॉल्यूम को अगर हम देखेंगे, ये पॉइंट चार्ज का, ये उसका कितना वॉल्यूम कवर करेगा? कितना ठो ऐसा वाला क्यूब चाहिए जिसको जोड़ने से ये जो कॉर्नर ये पूरा सेंटर में आ जाएगा? कैन यू इमेजिन? 8। ये समझ में आना जरूरी है। जैसे मान लो कि ये हो गया क्यूब, इस कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है, ठीक है, बड़ा दमदार चार्ज। यहाँ पर इस कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है, यहाँ पे अगर चार्ज रखा गया है, यहाँ पर दूसरा ऐसा ब्लॉक ला के रखूं, यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, 4 ठो रख दूंगा तो ये चारों का फेस का सेंटर में है, और 4 ठो इसके ऊपर रख दूं तो पूरा वॉल्यूम का सेंटर में आया। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर, नो? Yes sir। तो अगर 8 ठो क्यूब को मैं ऐसे जोड़ जोड़ के रख देता हूं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और 4 ठो इसके ऊपर, तो ये पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। तो हर एक क्यूब से बराबर फ्लक्स निकलेगा। टोटल फ्लक्स निकल रहा है Q by epsilon 0, जो कि 8 ठो क्यूब से निकल रहा है। तो हर एक क्यूब से कितना सो निकल रहा है? Q by 8 epsilon 0। क्या बात समझ में आया? तो आपको हो गए फ्लक्स जेनरेटेड is equal to Q by epsilon 0. Yes, yes, you are very correct. Flux entering, सुमित बोला क्या? नहीं सर, मैं नहीं बोला। अच्छा, तुम जब बोलते हो मैंने ही बोला तो मेरे को लगता है तुम बोलो मैंने ही बोला। थप्पड़ पड़ता तो बोलता मैं नहीं बोला। मैंने ही बोला और मैं नहीं बोला दोनों सुनने में एक जैसा होते हैं। बड़ा चालाक आदमी है लड़का। फ्लक्स एंटरिंग क्यूब, क्या मेरी बात समझ में आया सुमित को? मैं नहीं बोला और मैंने ही बोला में अंतर में कुछ है? लिखने में तो वही लिखते हैं, मैंने। सेम है सर। हाँ सेम है। मैंने ही बोला और मैं नहीं बोला, क्या अंतर है? बहुत अलग है सर। हाँ तो वही बोला, मैंने ही बोला, मेरे को लगा तू ही बोला होगा। Q by 8 epsilon is entering here। तो ये जो फ्लक्स इसके अंदर घुसा भैया, ये किधर से निकलेगा? आप तो जानते हो कि फ्लक्स रेडियली जा रहा है। यहां से जो फ्लक्स अंदर घुसेगा वो इधर वाले सरफेस से तो नहीं निकलेगा,
इधर वाले से नहीं निकलेगा, ऊपर वाले से नहीं निकलेगा, बाकी 3 सरफेस से निकलेगा, नीचे वाला, इधर वाला, इधर वाला। और कैसे निकलेगा? बराबर निकलेगा, क्योंकि क्यूब का कर्नर है। तो आप कहोगे फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ each of distant face is equal to 1/3 of कितना ठो डिस्टेंट फेस है? 3 ठो है, 3 ठो फेस कांटेक्ट में है, तो आंसर हो गया Q बाय 24 एप्सिलॉन 0। क्या बात समझ में आया? ठीक है। अगर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन मुझे बता दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जेईई मेन का क्वेश्चन है, हियर इज एन इमेजिनरी सिलेंडर। ऐसा एक इमेजिनरी सिलेंडर की सेंटर पे कोई चार्ज रखा गया है। कंसीडर, जेईई मेन का क्वेश्चन है, ए चार्ज Q at center of an imaginary cube, imaginary cylinder. If flux coming out of one of the flat surface is phi naught, find flux coming out of the curved surface। ये जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है कि एक इमेजिनरी सिलेंडर है, उसकी सेंटर में Q कूलम चार्ज है। बोल रहा है कि पता चला कि उसका एक फ्लैट सरफेस है, कितना तो फ्लैट सरफेस है, इधर भी है, इधर भी, एक फ्लैट सरफेस से निकल के आ रहा है फाई 0। तो ये जो कर्व सरफेस है उसमें से कितना निकल के आएगा, जेईई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है सर, साई नॉट बाय आर इंटू एल। देखो भाई, साई होता है ये वाला, ये होता है फाई। क्या होता है? फाई, फाई। सर, एप्सिलॉन 0 बाय आर इंटू एल। नो नो नो, इतना दिमाग मत लगाओ। तब कुछ एल वेल आर बार कुछ नहीं दिया है। सर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई नॉट। यस, देखो ये जो क्यू कूलम चार्ज है, यहां से फ्लक्स तो निकलेगा, चारों तरफ जाएगा, इधर भी, 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 हर तरफ जाने लगेगा। पूछा है बताओ ये कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, जो कर्व सरफेस है उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? दिया है कि एक तरफ से फ्लैट सरफेस से निकल रहा है फाई 0, तो ये अगर सेंटर में है, एक तरफ वाला फ्लैट सरफेस से फाई 0 निकल रहा है, तो दूसरा कितना निकल रहा होगा? दूसरी तरफ उधर भी तो फाई 0 ही निकल रहा होगा सिमेट्री से। लेट फाई डैश इज फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस से निकल के आ रहा है फाई नॉट। बढ़िया, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो क्या कहोगे? टोटल फ्लक्स कमिंग आउट
इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। हमने नहीं बोला, गॉस लॉ कहता है। टोटल फ्लक्स क्या निकल के आएगा? अगर कर्व सरफेस से निकल रहा है फाई नॉट, तो आप कहोगे ये फाई नॉट प्लस इधर से निकलता हुआ फाई जीरो प्लस इधर से निकलता हुआ फाई जीरो मिलके हो गए टोटल फ्लक्स कमिंग आउट, एंड दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां से हम फाई डैश पता नहीं कर सकते? इट इज नथिंग बट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई जीरो। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन। Here two concentric metallic spheres दिया है कि ये जो स्पीयर है इसमें चार्ज Q1 दिया गया, इसमें चार्ज Q2 दिया गया। ठीक है, ऐसा करके दिया गया है। चलो ठीक है। The concentric metal spheres were given charges Q1 and Q2 as shown. Then the outer surface of bigger sphere was connected to ground. Find charge passing through ground connection. Find charge passing through ground connection. Final charge on each surface. बोले आउटर स्फीयर का आउटर सरफेस को हम ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे, ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अंदर वाले स्फीयर में चार्ज Q1, बाहर वाले स्फीयर में चार्ज Q2। पूछा गया है कि बताओ अगर आउटर स्फीयर का आउटर सरफेस को हम ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? हम जानते हैं फ्री चार्जेस न्यूट्रलाइज। हाँ फर्स्ट आंसर Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 ऐसा बोल रहा है लड़का। चलिए पहले समझते हैं कि क्या होगा। होगा यूं कि अगर मैं इसको ऐसे उठा लेता हूं, यहां से थोड़ा इसको छोटा भी कर दो, इतना बड़ा होने की क्या जरूरत है। अभी सॉल्यूशन देखिए। अगर Q1 चार्ज दिए, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर। चलिए हम अगर Q1 चार्ज दिए अंदर वाले स्फीयर को, बाहर वाले स्फीयर को Q2 दे दिए, इसको जो चार्ज देंगे वो तो उसका आउटर सरफेस में रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, मतलब इधर हुआ 0। तो अंदर वाले स्फीयर को जब आप Q1 चार्ज दिए, अंदर वाले का बाहरी सरफेस में होगा Q1 और अंदर वाले सरफेस पे होगा 0। अब ये Q1 के चलते फ्लक्स निकलेगा, जितना फ्लक्स निकलेगा सारा का सारा आउटर सरफेस में पहुंचेगा, आउटर स्फीयर पे पहुंचेगा। जितना फ्लक्स निकलेगा सारा पहुंच जाएगा। आधा पहुंचता तो चार्ज होता -Q1/2, लेकिन सारा पहुंच रहा है। कितना चार्ज इंड्यूस होगा? -Q1। क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? कितना फ्लक्स पहुंचेगा
टू द इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर। जितना फ्लक्स यहां से निकल रहा है, हाँ कितना निकल रहा है, जितना फ्लक्स पहुंच रहा है, ये कोई बात हुआ? जाओ निकलेगा सारा पहुंचेगा। निकल रहा हुआ क्या फ्लक्स है? Q1 बाई एप्सिलॉन 0, सारा का सारा फ्लक्स पहुंचेगा। तो कितना चार्ज इंड्यूस करेगा? दिस फ्लक्स माइनस ऑफ फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन 0, माइनस 5 एप्सिलॉन 0। तो क्या चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस Q1। और आप जानते हो कि अंदर जितना इंड्यूस होगा बाहर उसका इक्वल एंड ऑपोजिट इंड्यूस होगा, और बाहर आप ऑलरेडी दे रखे हो Q2। So what is the total charge now on the outer surface? Q1 plus Q2। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप बाहर वाले स्फीयर को दिए हो Q2 और मिल रहा है माइनस Q1 प्लस Q2, सॉरी Q1 प्लस Q2। कैसे बढ़ गया? बढ़ गया कहाँ? बाहर वाले स्फीयर में टोटल चार्ज वही है, अंदर माइनस Q1 है। चार्ज इज कंजर्व्ड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अंदर वाले सरफेस पे माइनस Q1, बाहर वाले सरफेस पे प्लस Q1, और टोटल हो गया Q1 प्लस Q2। अब जैसे मैं इसको स्विच ऑन करता हूं, ये Q1 प्लस Q2 चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितना चार्ज ले आएगा वो? माइनस Q1 प्लस Q2। मैं बताया था जब भी कोई कंडक्टर को जोड़ देते हैं इसका फ्री चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है ग्राउंड के साथ। So what is the charge flowing through the ground connection? Minus of Q1 plus Q2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही तो फ्लो करता है। अच्छा, और चारों सरफेस पे क्या मिलेगा? जैसे ये माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 आएगा, ये जो चार्ज था भैया यहाँ पे, ये तो जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या? इधर जीरो, इधर माइनस Q1, इधर प्लस Q1, इधर जीरो। समझ में आया क्या? What is the charge on the four surfaces? अंदर वाले सरफेस पे जीरो, इसके बाहर वाले में Q1, इसके बाहर वाले में माइनस Q1, तो उसके बाहर वाले में जीरो। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। इन ए रीजन, electric field E is equal to alpha x plus beta I cap. Consider an imaginary cube of side length L having a face parallel to YZ plane। ध्यान से देखना, ये भी सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आया, एंट्रेंस में काफी बार आया। parallel to YZ plane, find charge inside Q। और एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, क्यूब दिया, पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब। अगले क्लास में हम लोग गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे, भूलना मत, आज देख लेंगे। एनीवे, फाइंड चार्ज इनसाइड क्यूब। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कहते हैं कि क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया तो 50% तो सॉल्यूशन वही हो गया। ये मत करना कि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के समझ के घर में आ गया, बोला 50 आएगा 100 में से, करना पड़ता है। ठीक है, अभी कोई एक कोऑर्डिनेट प्लेन को देखते हैं। बोला कि क्यूब है जिसका एक फेस कैसा है कि पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, यहां पर रखा है वो क्यूब, जो क्यूब का साइड लेंथ क्या है? एल है। क्यूब का साइड लेंथ एल है, और उसका एक फेस वाईजेड प्लेन के साथ पैरेलल है। ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो इमेजिन करो
ऐसा, इसका एक फेस YZ प्लेन के साथ पैरेलल है। बस देखो, ये जो क्यूब है इसका एक फेस है जो कि YZ प्लेन के साथ पैरेलल है। कौन सा फेस है भैया? ये वाला फेस, देखो दिखा रहा हूं तुमको, ये वाला फेस, ये वाला फेस YZ प्लेन के साथ पैरेलल है ना? ये समझ में आना जरूरी है। One of the face of the cube is parallel to YZ plane. Sorry. बोला ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कैसे? अल्फा एक्स प्लस बीटा आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और उसका वैल्यू दिया गया है कितना? अल्फा एक्स प्लस बीटा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बताओ इसके अंदर कितना चार्ज है? ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया। सर L² into pi naught times alpha x plus beta। ऐसा नहीं है। चलो सोचते हैं, ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब आपको दिख रहा है, ये क्यूब कहाँ है? कहाँ है मालूम नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, ये जो क्यूब है इसका चलो मानते हैं कि ये जो पोजीशन है ये कहाँ पे है? दिस इज समवेयर एट x इज इक्वल टू x1, और ये है समवेयर एट x इज इक्वल टू x2। मैं थोड़ा नेमिंग करता हूं, मे बी माई फिगर इज स्मॉल बट ट्राई टू इमेजिन। ये A B C D, और ये जो फेस है उसको नेमिंग करता हूं E F G H। थोड़ा ध्यान से देखना भैया। EFGH वाला सरफेस को देखो और ABCD वाला सरफेस को देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट यू नो। क्या बता सकते हो? ये क्यूब का तो 6 सरफेस है। कौन कौन सा सरफेस में फ्लक्स घुस रहा है? एक सरफेस में, एक सरफेस में घुस रहा है। वो कौन सा? नाम बताओ, बहुत सारा नाम दिया गया है। ABCD में। क्या बात समझ में आ रहा है? ये जो ग्रीन वाला सरफेस है उसमें फ्लक्स घुस रहा है। कौन सा सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो निकल रहा है EFGH से। क्या बात समझ में आया? अच्छा, तो व्हाट इज द फ्लक्स एंटरिंग द क्यूब? ध्यान से देखो, फ्लक्स एंटरिंग एट कौन सा सरफेस? ABCD इज इक्वल टू फाई इन। फाई इन कैसे निकालते हैं? इट इज E इंटू नॉर्मल एरिया। हाँ, ये पूरा का पूरा एरिया नॉर्मल है, सो इट इज E इंटू L²। E कितना है? कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे मतलब जहाँ पे x का वैल्यू x1 है वहां पे E का वैल्यू है अल्फा x1 प्लस बीटा इंटू L²। क्योंकि E का वैल्यू अलग अलग है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे फाई आउट एट कहां EFGH, कितना हो जाएगा? इट इज अगेन E डायरेक्ट इंटू L², बट वहां पे E का वैल्यू क्या है? यहाँ पर E का वैल्यू है अल्फा x2 प्लस बीटा दैट इंटू L²। E इंटू एरिया, नॉर्मल एरिया, E इंटू नॉर्मल एरिया गिव्स यू द फ्लक्स। यस, इतना सारा चीज करने के बाद कहेंगे फाई एसोसिएटेड फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्यूब is equal to phi out minus phi in। phi out था अल्फा x2 प्लस बीटा इंटू L² माइनस अल्फा x1 प्लस बीटा इंटू L²। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बीटा L² कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा अल्फा L² इंटू x2 माइनस
x1। क्या बात समझ में आया? ये अल्फा एल स्क्वायर इंटू x2 माइनस x1। इससे क्या समझ में आता है? समझ में आता है कि ये x1 और x2 के ऊपर डिपेंड करता है कितना फ्लक्स निकल रहा है। लेकिन थोड़ा अगर बारीकी से सोचोगे तो व्हाट डज x2 एंड x1 रिप्रेजेंट? x2 माइनस x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सोचो, ये लिख देता हूं, इसको फिर बताता हूं। हाँ, हम लिए थे ये वाला पॉइंट को x1, ये वाला पॉइंट को x2। तो भैया ये वाला लेंथ कितना है? ये l ही तो है, तो x2 माइनस x1 इज l। तो ठीक है, लिखे इसका वैल्यू यहाँ पे। सो इट इज कमिंग आउट टू बी अल्फा एल क्यूब। ये क्या हो गया? फ्लक्स एसोसिएटेड बाय गॉस लॉ। Phi associated is Q inside by epsilon 0। तो Q inside कितना है? It is phi associated into epsilon 0। phi associated हो गया alpha L cube, so it is alpha L cube into epsilon 0। The charge inside the imaginary box is alpha L cube epsilon 0। क्या गोलक बिहारी को भी समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। वो टीचर को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जो आपको समझा देगा। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो? तो ऐसा है कि टुडे आई हैव सम स्पेसिफिक वर्क एंड आई हैव टू लीव इमीडिएटली एट 6। ठीक है, तो तुम लोग आज 10-15 मिनट लेट में आए तो तुम लोग ही भुगतो। मेरा तो 6 बजे अपॉइंटमेंट है। आई विल रन अवे नाउ। एनीवे, गॉस लॉ को आप बढ़िया से देखो, समझो, आओ, एंड प्लीज आस्क योर टीचर व्हेन टू हैव द नेक्स्ट क्लास। टुमारो यू आर हैविंग इलेक्शन, वी कैनॉट हैव, बट आई होप द नेक्स्ट क्लास विल बी समटाइम एट 6:30 इन द इवनिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।